अब देखिए साहब, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है, देखो इस यूनिट को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा नाम लिखा होगा सेल, बस ऐसे यूनिट लिखा होगा सेल, हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहली बात, हम इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। एग्जाम में नीट में अगर हम बात करें तो 7 से 8 सवाल तो हर साल आता है यार, इतना तो आता ही आता है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि ये यूनिट है पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी, जो आपको एक पूरा मोटा सा पीडीएफ मिला है, वो पूरा यूनिट जो सेल बायोलॉजी है उसका आपको नोट्स मिल चुका है। अब इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और एक चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इस दोनों को हम मिला के बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। और आपको हम बता दें, देखिए बायोलॉजी में ऐसे कई सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी है, जो करेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के। तो ऐसा ही एक ब्रांच जिसमें सेल का स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच के बायोलॉजी के उस ब्रांच को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, एक्चुअली साइटो मीन्स, साइटो वर्ड इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, एंड लॉजी मतलब लोगोस, दिस वन इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड लोगोस, एंड लोगोस मतलब स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि साइटोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं, वो सब डिस्कशन होगा। तो यानी कि आज हम कुल मिला के स्टार्ट क्या किए हैं आपके साथ, साइटोलॉजी स्टार्ट किए हैं, और हम आपको साइटोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। साइटोलॉजी में 2 चैप्टर होता है, एक सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और एक चैप्टर 2 जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर हम 11th एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 11th एनसीईआरटी में मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर ने क्या नाम दिया, मतलब एनसीईआरटी ने चैप्टर का क्या नाम दिया और यूनिट का क्या नाम दिया, मैं बस 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी ने नाम दिया है यूनिट का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी ने नाम दिया यूनिट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एनसीईआरटी ने नाम दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और इसका चैप्टर का नाम दिया है एनसीईआरटी ने, 1 मिनट रुक जाइए, स्ट्रक्चर, हाँ एनसीईआरटी ने नाम दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और चैप्टर जिसमें पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, पहला चैप्टर का नाम उसने लिखा है यही जो मैंने लिखा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दूसरा चैप्टर का नाम लिख दिया है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और तीसरे चैप्टर का नाम उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, वही जो मैंने लिखा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बात यह है कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया, देखो एनसीईआरटी का हेडिंग ही अलग है। आप देखो, एनसीईआरटी ने हेडिंग डाला यूनिट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मींस ये बताना चाह रहा लाइफ में जो फंक्शन हो रहा है और ये किस चीज किस स्ट्रक्चर से फंक्शन हो रहा है, इसकी स्टडी आपको वो कराना चाह रहा है। उस यूनिट का उसने हेडिंग डाला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसमें उन्होंने 3 चैप्टर दिया, एक सेल जो हम यहाँ पे लिखे हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल साइकिल सेल डिवीजन जो हमने यहाँ पे लिखा है, और एक बायोमोलिक्यूल्स। और हम क्या करते हैं, पहले सेल पूरा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स अलग से पढ़ाते हैं, तब जाके पूरा यूनिट खत्म होता है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। मैंने अपने मन से यूनिट का क्या नाम रख लिया, सेल बायोलॉजी, दैट इज साइटोलॉजी, और उसमें मैंने 2 चैप्टर डिवाइड कर लिया है, क्या, एक सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पहला चैप्टर सेल सेल बायोलॉजी का, यानी कि साइटोलॉजी का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ द लगा लो अच्छा लगेगा, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि देखिए हम इस तरीके से पढ़ाते हैं ना, आपको हर एक हेडिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने ऐसा हेडिंग क्यों डाला, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो आपके सामने वर्ड आया है लाइफ, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग्स, कोई बच्चा बताओ मुझे व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग्स। The duration between birth to death is life. अच्छा Lifespan. अच्छा अच्छा, और कोई बताना चाहेगा,
बताऊं सर? लिविंग हम्म। सर, जिसके पास दोनों रिएक्शन हो रहा हो, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अच्छा, और कोई? लिविंग कैन डिफाइन एज जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा हो हम्म। और कॉन्शियसनेस हो। अच्छा, और? और से अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी मेंटेन कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट रुको। लिविंगनेस। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा व्हाट इज लिविंग? मतलब जो बच्चे हमसे लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिए हैं वो भी उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको सिखाया था लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड में जिनको पढ़ाया है वो जानते हैं, बाकी जो बच्चे नए हैं उनको पढ़ाएंगे लिविंग वर्ल्ड, डोंट वरी। लिविंग वर्ल्ड मैंने लिविंग का डेफिनेशन बताया था। लिविंग उसको कहते हैं जिसके पास एक स्ट्रक्चर हो और वाइटल फंक्शन हो, दैट इज कॉल्ड एज लिविंग। मतलब उसका अपना खास एक कोई स्ट्रक्चर हो। वाइटल फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसके बिना उसका वो स्ट्रक्चर मेंटेन ना हो पाए, ऐसा कोई फंक्शन हो उसके पास। मतलब एनीबॉडी विच हैव ऑन स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन इज नॉन एज लिविंग। तो फिर लाइफ क्या है? द एबिलिटी टू मेंटेन ऑन स्ट्रक्चर एंड देयर वाइटल फंक्शन इज कॉल्ड एज लाइफ। सभी को समझ में आ गया लाइफ और लिविंग क्या होता है? हैंड रेज कर दो सब लोग। यस सर। हैंड रेज, यस सर नहीं करना है, हैंड रेज कर दो। सभी लोग करेंगे, सभी लोग जिसको इसको समझ में आ गया व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग। तो मैंने क्या बोला कि लिविंग क्या होता है? जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना वाइटल फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि कोई एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का अपना एक सेल है, उस सेल में सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल के अंदर कोई अदर ऑर्गेनली है, तो उसका एक अपना खास स्ट्रक्चर है। हो सकता है वो इस शेप का हो सकता है वो इस शेप का हो सकता है वो इस शेप का हो। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का अपना एक ऑन स्ट्रक्चर है, उसका उसका कुछ कुछ पार्ट है स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर का कुछ फंक्शन है, यही लिविंग है। और फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ही फिर कई सारे अदर फंक्शन है। वाइटल फंक्शन मतलब क्या? जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब ना वाइटल फंक्शन है लिविंग का। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास लिविंग मेटाबॉलिज्म, ये सब तो उसका क्या है, एक तरीके से बोलो तो फीचर्स है। आपको कोई पूछे व्हाट इज लिविंग तो आप ये नहीं बोलेंगे जिसके पास मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म लिविंग को लिविंग बनाए रखता है, ये एक सच है। बाकी बात हम लिविंग वर्ल्ड में डिटेल में आपसे करेंगे कि लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं, लिविंग का क्या क्या फीचर होता है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में क्या अंतर है। अभी तो आप बस इतना पॉइंट कैच कर लो कि आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज लिविंग तो आप क्या कहोगे? एनीबॉडी विच हैव ऑन स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन इज कॉल्ड एज लिविंग। एंड व्हाट इज लाइफ तो आप क्या बोलोगे? एबिलिटी टू मेंटेन ऑन स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शन इज नॉन एज लाइफ। और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम कि लाइफ यानी कि हमारी जो एबिलिटी है अपने स्ट्रक्चर और वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने की, उसकी सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, उसकी सबसे छोटी इकाई सेल है। हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो रहा होगा, अच्छा मतलब इस दुनिया में जो भी लिविंग है, हमने लिविंग बोला है, ह्यूमन नहीं बोला है, ह्यूमन भी एक लिविंग है। इस दुनिया में जो भी लिविंग है उसके पास अपना स्ट्रक्चर होगा, अपना वाइटल फंक्शन होगा, और उसको मेंटेन करने की एबिलिटी लाइफ होगी, उसकी अपनी एक लाइफ होगी कि कब तक वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता है, कब तक अपना वाइटल फंक्शन वो मेंटेन कर सकता है। और इस दुनिया में हर लिविंग का अपना एक खास स्ट्रक्चर, अपना एक खास फंक्शन है, और उसको मेंटेन करने की एबिलिटी हर किसी के पास अपनी एक लाइफ है। और उस लाइफ की बेसिक यूनिट सेल है, क्योंकि सेल ही है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक वाइटल फंक्शन है। और ऐसे कई सारे सेल मिलके अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी मतलब अनेक, सेल मतलब अभी हम बताएंगे सेल, तो जब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो रहे हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सेल सब आपस में मिल के करेंगे। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जितने भी वाइटल फंक्शन होंगे सारा फंक्शन वो सेल खुद करेगा। तो जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल है, क्योंकि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की एबिलिटी लाइफ है और लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है, यानी कि स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक यूनिट सेल है। चलिए इस बात को हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक एग्जांपल से, अभी मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ ये 3 मंजिला मकान है,
इस 3 मंजिले मकान में 3 कमरे का मेरा रूम है, मेरा फ्लैट है, बाकी ये बहुत बड़ी मकान है। तो इस पूरे मकान में जो ये मेरा एक यूनिट है फ्लैट जिसमें कि 2 कमरा है, तो ये कमरा एक कमरा ऐसा कई सारा कमरा इस फ्लैट में, ऐसा कई सारा कमरा है और ऐसे कई सारे फ्लैट हैं फिर। लेकिन हर कमरे के अंदर हो क्या रहा है, लोग रहते हैं, अपना काम धाम करते हैं, रात को सोते हैं, दिन को अपना काम करते हैं। मतलब इस कमरे का अपना एक काम है, ऐसा नहीं कि भूत बंगला है, नहीं, यहाँ लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं अपने अपने कमरे में। लेकिन इस कमरे का अपना फंक्शन चल रहा है, जो काम है इस कमरे का, सब लोग आ जा रहे हैं, यह कमरा किसी इंडिविजुअल को रहने का जगह दे रहा है, यही इस कमरे का फंक्शन है। लेकिन इस कमरे का जो सबसे छोटा इकाई है जो इस कमरे को बनाया है, वो इस कमरे का ईंट है, ब्रिक्स। एक एक ईंट, इस साइज का एक एक ईंट जुड़ जुड़ के ऐसा एक कमरा बना है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया, यह 3 मंजिला मकान है और इसमें ऐसे कई सारे कमरा हैं, और हर कमरे में यह ईंट ही है जो बनाया है। अब सवाल है कि सर मकान बिना ईंट का नहीं बन सकता, कैसे बनेगा? बिना ईंट का तुम कैसे बनाओगे? अब यार बोला सर हम पूरा सीमेंटेड ही बना देंगे, मतलब अनलॉजिकल बातें मत करना यार। मकान बनाए हो तो उसमें ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर सीमेंट से ही बनाओगे ना। यार बोल रहा सर सीमेंट भी तो उसमें, मैं कह रहा हूं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स को जोड़ के तुम इसका एक शेप दिए हो ना मकान का, इस टाइप का जी। ब्रिक्स को जोड़ के शेप दिए हो ना, या सीमेंट से शेप दिए हो? नहीं, इस ब्रिक्स मतलब ईटा को जोड़ के इस मकान का एक शेप दिए हो। तो ये जो ईटा इसमें जुड़ा हुआ है, ये जो इसमें ईटा जुड़ा हुआ है, ये ईटा ही इस कमरे का क्या है, सबसे छोटा इकाई है। ये ईटा ही इस कमरे का सबसे छोटा इकाई है। छत पे हो सकता है बहुत सारा ऐसे ऐसे ऐसे, अब अपने छत पे तो खैर पूरा सीमेंट ही दे देते हैं, लेकिन इधर ईटा ईटा, दीवारों में ईटा। तो ये ईट 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 जुड़ के क्या हुआ, एक कमरा बना, और कमरे का फंक्शन जो है वो चल रहा है। तो यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर बोला है मैंने, मतलब एक से अधिक सेल, मल्टी MULTI, मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक ईंट मिलके एक कमरा बनाया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर कहीं एक ईंट भी क्या अपने आप में एक कमरा होता है क्या? देखो एक ईंट अपने आप में कोई कमरा नहीं होता है, लेकिन ईंट का काम क्या था बताओ? ईंट का काम यह था मकान को एक ढांचा देना और मकान को सपोर्ट देना। एक ईंट अपने आप में एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, और एक ईंट का अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, और वही ईंट मिल मिलके तो एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। यानी कि इसमें से तुम एक ईंट को तोड़ ले आओ तो ऐसा नहीं है कि वो उसका पहचान खो जाएगा, नहीं, वो ईंट ईंट ही है, वो ईंट ऐसा ही है। लेकिन इतना बड़ा सा मकान इस ईंट के जुड़ने से ही बना है। अब आओ अब अपने टॉपिक पर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो तुम लाइफ देख रहे हो, ये लाइफ भले ही इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की एबिलिटी है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है एक सिंगल ब्रिक्स ही अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो, अपना एक स्ट्रक्चर रखता हो और अपना एक सपोर्टिव फंक्शन दिखाता हो। तो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही अपने आप में सब कुछ हो, वही ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है, वही सारा फंक्शन करता है, वही अपने आप को मेंटेन रखता है, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मगर यदि ऐसे कई सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना लें तो उसको बोलोगे आप मल्टी सेलुलर। लेकिन इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये पूरी की पूरी एक शेप है, मान लो इस टाइप से फॉर एग्जांपल। तो इस शेप को मेंटेन कौन कर रख रहा है? ये बहुत सारे सेल जुड़े हैं तब ना ऐसा शेप आया है जी। तो मेंटेन तो ये सारे सेल मिलके कर रहे हैं ना। तो उन सारे सेल में से एक एक को निकालो तो सबसे छोटा एक ये निकल के आएगा सामने, यानी कि वो तो सेल ही है ना। यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चे के मन में क्या सवाल आता है, 9th 10th में भी पढ़ा होता है, नहीं तो अभी आगे पढ़ेगा हमसे भी, कि सर सेल के अंदर तो बहुत कुछ होता है, न्यूक्लियस होता है सर, क्लोरोप्लास्ट होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत कुछ होता है सर सेल के अंदर। तो सर इस लाइफ की सबसे छोटी यूनिट इस सेल को क्यों बोला गया? इस सेल के अंदर तो उससे भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि उससे जो छोटे स्ट्रक्चर होंगे वही सेल के अंदर आ सकते हैं। बड़े स्ट्रक्चर तो सेल के अंदर आ ही नहीं सकते ना, कोई भी चीज सेल से छोटा है तभी ना सेल के अंदर आएगा। तो सर आपने इस सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला? इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसका नाम न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है,
इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, तो इनको आपने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बोला सर? आप ही तो बोल रहे हैं बेसिक यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट इकाई। तो इसको आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कह रहे सर? आप सेल को क्यों कह रहे सर? तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई सेल ऑर्गेनली इज नॉट? Because single cell organelle can't sustain life. अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि एक न्यूक्लियस का कोई लाइफ नहीं है? सर वो सस्टेन पूरे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब कि कुछ देर अकेले। सस्टेन कर सकता है? नो सर, तो वो भी नहीं मतलब कर सकता वो। मतलब वो सस्टेन कर ही नहीं सकता है अकेले में? यस सर। तो फिर आपको किसने कहा कि सेल अकेले में सस्टेन करता है? सेल अकेले में जब ये अकेले सस्टेन नहीं करता है, तो ये भी अकेले में सस्टेन नहीं करता होगा। आपको किसने कहा कि सेल अकेले में सस्टेन करता है? इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ सर, करता है। कैसे सर करता है? सिंगल सेलुलर हाँ, यही जवाब है, ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही जवाब है, सही जा रहे हैं सर। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया बच्चे ने, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए ये वर्ड ही अपने आप में क्या है? आंसर है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब अकेला, अलोन। अलोन मतलब खुद का अकेले में एग्जिस्टेंस। अगर आप किसी न्यूक्लियस को सेल से बाहर निकाल दें और कितना भी अच्छा लैब में रख लें, कितना भी एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन में रख लें, ये न्यूक्लियस अपना फंक्शन शो नहीं कर सकता है। ये तभी फंक्शन शो करेगा जब वो सेल के अंदर हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनली हो सेल का, वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा ही नहीं सकता, वो अपना वर्क कर ही नहीं सकता। ना वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकता है, ना ही अपना वो फंक्शन दिखा सकता है अकेले में। अपना इंडिपेंडेंट, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन एक सिंगल सेल को यदि बाहर रख दिया जाए ना, तो वो अपने आप में अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकता है और अपना सारा फंक्शन भी कर सकता है। कैसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखा है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बताएंगे आपको, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो अमीबा, पैरामीशियम है, जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सिंगल सेल ही अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म बना ही सिंगल सेल का है, और उस ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। हो सकता है उसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, लेकिन और राइबोसोम है, लो मीजोसोम है, बताएंगे आपको अमीबा के स्ट्रक्चर वगैरह आगे। तो अमीबा का अपना एक स्ट्रक्चर है यार, पैरामीशियम का अपना एक स्ट्रक्चर है, इस टाइप का चप्पल जैसा होता है, इस टाइप का अपना एक स्ट्रक्चर है उसका। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिंगल सेल ही अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है ना जी, और वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके भी रखा हुआ है। पैरामीशियम ऐसा है, तो अपनी उसकी जो भी लाइफ है, जब तक वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है, वो इस शेप में है, और उसका अपना एक फंक्शन है, वो खाता भी है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है। आपको बताएंगे कैसे करता है, सब पढ़ाएंगे आपको। वो रिप्रोडक्शन भी करता है, वो ब्रीदिंग भी करता है, वो एवरीथिंग कर रहा है, एक्सक्रीशन भी करता है, इजेशन भी करता है, सब कुछ करता है। क्या इस पूरी ऑर्गेनिज्म को अपने इस वाइटल फंक्शन को करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है क्या? नहीं है। अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अपना स्ट्रक्चर खुद मेंटेन कर सकता है, और अपना वाइटल फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है। इस अपने अंदर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चला रहा है खुद, और हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो भी इसको करना है। सेल का जो भी फंक्शन है, जो भी पॉसिबल है, सब कर रहा है अकेले। मीन्स एक सेल के पास अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जबकि सेल ऑर्गेनली के पास अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए इसीलिए हम लोग सेल ऑर्गेनली को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहते हैं, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बोलो, हर बच्चे को इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? चैप्टर का हेडिंग क्यों डालाया है? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। हैंड रेज कर दो, बस हैंड रेज, यस सर नहीं करना है।
तो चलो अब अगले मीटिंग में हम आपसे बात करते हैं सेल के डिस्कवरी के बारे में। पूरा इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा आपको। ये मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं, पूरा का पूरा डिस्कवरी एकदम डिटेल में सुनाएंगे। आप अब क्या कीजिए, नोट्स का पहला पेज, बस 2-4 लाइन होगा मात्र, नोट्स का पहला पेज पढ़ लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नए मीटिंग में। ठीक है।